ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो चार्ज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो अभी बेसिकली क्या होता है, देखो ये चार्ज बॉडी के ऊपर जब भी अपन प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके तीन प्रोसेस होती है। एक होता है हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, दूसरा अपन चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंडक्शन, एंड तीसरा अपन चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंडक्शन। मतलब किसी भी बॉडी को अगर चार्ज बॉडी बनाना है तो हमारे पास क्या होती है, तीन मेथड्स होती है, तीन वे होता है जिसका यूज करके अपन बॉडी के ऊपर चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब ये चार्ज बाय फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, अगर हम दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करेंगे, जैसे ये मार्कर एंड कैप है, अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे के साथ रब करूंगा तो होगा क्या, देखो एक्चुअल रबिंग की प्रोसेस में हम वर्क डन कर रहे हैं। अभी ये वर्क डन क्या होगा, स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वही एनर्जी गेन करके जो दो एटम एक दूसरे के साथ एक्चुअल में रब हो रहे थे, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेंगे, और उसमें से भी दोनों बॉडी के कंपैरिजन में जिसके एटम का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा वो एनर्जी गेन करके जंप करके एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा। मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन की प्रोसेस में एक बॉडी होगी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी बॉडी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो रहे हैं, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, सेम वे जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब बॉडी चार्ज गेन कर रही है, वो नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी क्या बनेगी, नेगेटिवली चार्ज बनेगी। इस तरह से हर बार हमें चार्ज कैलकुलेट करने के लिए Q इक्वल्स टू एन इंटू ई का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल में बोला जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग अ बॉडी लूजेस 2 इंटू 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर बोला गया कि बेसिकली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है, इसका मतलब हमारे दिमाग में क्लियर है कि बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप तो होगा, लेकिन कितना चार्ज डेवलप होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन यूज करेंगे Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें दी है, कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6। E तो कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। इतना चार्ज उस बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाता है। इसका मतलब अगर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम इजीली चार्ज का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो स्टेटमेंट होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहा है, इसके ऊपर से अपन इलेक्ट्रॉन की जो भी पोलैरिटी होगी, सॉरी चार्ज की जो भी पोलैरिटी होगी उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये होगा एकदम सिंपल लेवल की क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए जाते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी के ऊपर 1 कूलम इतना चार्ज डेवलप हो गया, तो इस 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी, Q इक्वल्स टू n इंटू ई। सो n बनेगा Q बाय ई। Q दिया था 1, E दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 का रेसिप्रोकल होता है 0.625 माइनस 19 ऊपर आके प्लस 19 मींस 6.25, दैट इज 625 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल शिफ्ट हो रहा है 3 डिजिट से तो 16। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी के ऊपर अपन डिपॉजिट करेंगे तो बॉडी के ऊपर बन जाएगा चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बॉडी के ऊपर चार्ज बनेगा पॉजिटिव, दैट इज ऑफ 1 कूलम। क्लियर है, तो इस तरह से अपन बॉडी के ऊपर का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ये हो गए सिंपल लेवल के एग्जांपल। हम और भी एग्जांपल इसके देखेंगे और बाकी एग्जांपल जो वर्कशीट में इंक्लूड किए वो अपन डिस्कस करते टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन। चल फिनिश्ड। तो बेसिकली एक क्वेश्चन हमने देखा था रिलेटेड टू चार्ज जो एकदम सिंपल लेवल का था, और इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो हम क्या करते, थोड़ी सी बस चेंजेस कर लेते। आपको बोला जाता है कि आपको दिया गया है 36 ग्राम ऑफ वाटर, और इस 36 ग्राम ऑफ वाटर में जो भी चार्ज डेवलप होगा ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करने को बोला है। देखो अब तक तो क्वेश्चन सिंपल था कि हमें बस कैलकुलेट करना था चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए थे, मल्टीप्लिकेशन करके एक स्टेप में आंसर आया था। लेकिन वही क्वेश्चन उसी लेवल का क्वेश्चन हर बार तो आएगा नहीं। क्वेश्चन क्या आने वाला है हम उसको, मतलब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन हर एक क्वेश्चन में जो कंसेप्ट होगी वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो बेसिकली देखो यहाँ पे वाटर में का चार्ज निकाल रहे हैं या फिर बॉडी का चार्ज निकाल रहे हैं या फिर कहीं का भी चार्ज निकाल रहे हैं, तो हमें तो इतना मालूम है कि बेसिकली जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो सेम होगा, Q इक्वल्स टू n इंटू ई। यहाँ पे E जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो हमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ओनली अबाउट L। तो L मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अगर थिंक करेंगे तो देखो 36 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें के इलेक्ट्रॉन के नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर आएंगे कहां से,
पहले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एटम्स, या फिर वाटर की केस है तो उसको अपन मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें मालूम है। तो अगर ये एटम या फिर मॉलिक्यूल के नंबर अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। और हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें पहले मालूम होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस होती है जो केमिस्ट्री में आपने बहुत बार पढ़ी है। सिंपली हमें क्या करना है, जो भी गिवन वेट होगा उसको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से। तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, अभी गिवन वेट है 36, वाटर का मॉलिक्यूलर होता है वेट होता है 18, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बन गए 2। नंबर ऑफ मोल्स 2 बन गए तो अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। अभी Na मतलब क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। तो इसको अगर पुट करेंगे तो आंसर बन रहा है 2 × 6.023 × 10⁻23। तो ये बन गए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे जाएंगे, हमें मालूम है वाटर है, वाटर मतलब क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O। इसका मतलब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में इसके लिए 8 होगा, 16 नहीं होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल में 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें n चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 2 × 6.023 × 10⁻23 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, n आ गया। बाकी प्रोसेस तो हमें पहले से मालूम थी। अभी लास्ट स्टेप में क्या करना है, बस Q = n × E करना है, मतलब जो 2 × 6.023 × 10⁻23 × 10 अवेलेबल था उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो। एवरीथिंग रिमेनिंग यू कैन डू योर ओन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल भी प्रॉब्लम मैंने इंट्रोड्यूस किया, कॉम्प्लिकेटेड भी इंट्रोड्यूस किया, बाकी सब जो पार्ट है वो अपन वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो राइट डाउन। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी चार्ज ये बेसिक कंसेप्ट थी जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोड्यूस किया। डिटेल में इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि बेसिकली इसका काम हर एक टॉपिक में हमें आगे पढ़ने वाला है। तो आगे आते हैं एक्चुअल चार्ज के ऊपर। तो चार्ज मैंने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था कि टेंडेंसी जो क्या करती है, खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हो गए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, एकदम सिंपल केस है। देखो कि बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट अगर देखेंगे तो हम अगर स्पेस में एक मैग्नेट रख देंगे, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो एक नॉर्मल टेंडेंसी हमें मालूम है, बचपन से हम इसके साथ डील कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ये मैग्नेट क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर बनाता है जो हमें दिखता तो नहीं है। लेकिन इस स्फीयर में अगर अपन दूसरा मैग्नेट लेके आने के लिए ट्राई करेंगे जिसमें एक बार नॉर्थ पोल होगा एक बार साउथ पोल होगा, तो होता क्या है, देखो जब तक इस स्फीयर तक हम मैग्नेट को लेके नहीं आ रहे तब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ये मैग्नेट इस स्फीयर के बाउंड्री के ऊपर आएगा तो ये पोल वेरीफाई करेगा कि एंटर करने वाला चार्ज वहां पे जो है उसका पोल नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, और वहां पे जो एक्शन है फिर वो परफॉर्म होगी। अगर वो नॉर्थ पोल होगा ये साउथ पोल होगा, अनलाइक पोल है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये साउथ पोल है एंड ये भी साउथ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कंडीशन क्या है, देखो एक्चुअल में इन दोनों बॉडी के बिटवीन कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी विदाउट कांटेक्ट वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन दो टाइप के, एक तो अट्रैक्शन हो रहा है नहीं तो रिपल्शन हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो कि ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का जो भी इंटरेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये स्फीयर हुआ। स्फीयर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हुई जिसको मैग्नेट की केस में हम कंसीडर करते हैं मैग्नेटिज्म, जिसको आगे के टॉपिक में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था इसलिए मैंने कंपेयर करना था चार्ज से इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी सेम केस हमें और एक मालूम है कि हमें हमारी जो अर्थ होती है वो अर्थ खुद के सराउंडिंग में क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई सैटेलाइट या फिर कोई मून है तो वो सब क्या करते हैं, अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कोई भी बॉडी उसको अगर अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो बॉडी क्या करती है, थोड़ी देर के बाद अर्थ के ऊपर आके गिरती है। इसका मतलब क्या है, देखो कि ये मैग्नेट का या फिर मास का अर्थ का जो रिलेशन है वही हम अगर चार्ज को अप्लाई करेंगे तो चार्ज में भी सेम केस होती है। कोई भी एक चार्ज है, देखो जब तक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो हम रेफरेंस के लिए ओनली पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे बिकॉज उसको स्टडी करना थोड़ा सा इजी होता है, बाकी कुछ उसका रीजन नहीं है। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट चार्ज होगा उसको अगर अपन स्पेस में प्लेस करेंगे तो ये चार्ज भी क्या करता है, सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेट या फिर मास, अपने सराउंडिंग में खुद का एक स्फीयर बनाता है, खुद की एक फील्ड बनाता है। और उस फील्ड में अगर हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा,
तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज अगर अपन स्पेस में रख देंगे मैग्नेट एंड मास की तरह, तो वो क्या करता है, दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैग्नेट की बात करेंगे, घर में एक मैग्नेट किचन में रखा है, एक मैग्नेट हॉल में रखा है, ऐसे नहीं होता है बीच में इसको याद आ गई तो ये किचन से उठ के हॉल में चला गया, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, जब तक वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे तब तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सेम केस चार्ज में भी एप्लीकेबल होती है। तो जो ये मिनिमम उनके बीच बिटवीन का डिस्टेंस होता है वो क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये स्पेस है। ऐसा स्पेस जिसमें क्या हो रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी स्पेस को हमें कंसीडर करना है फील्ड। अगर वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ प्रोड्यूस करेगी, मास प्रोड्यूस करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, उसके डेफिनेशन के ऊपर हम आने वाले हैं। उससे पहले जो एक्सप्लेन किया था उसको एक बार रिवाइज कर लो। चलो कम ऑन फास्ट। चलो फिनिश्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है द स्पेस। सिंपली क्या है, स्पेस। कहां पे, स्पेसिफिकली अराउंड द चार्ज। सिर्फ चार्ज एंड चार्ज के सराउंडिंग का स्पेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस स्पेस में क्या होता है, इन विच, जिसमें, इन विच एनी अदर चार्ज, दूसरा चार्ज experiences force of attraction और repulsion। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब सिंपल केस है। देखो क्या हो रहा है कि एक चार्ज होगा जिसके सराउंडिंग का स्पेस है, जिसमें दूसरा चार्ज अगर अपन लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो उस स्पेस को कंसीडर किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज है। एंड चार्ज की एक ही टेंडेंसी कौन सी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे हमें लिंक करना है, जिसके ऊपर इसके बाद अपन गॉस थ्योरम को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो धीरे धीरे जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो हमने देखा कि ये जो चार्ज है अगर स्पेस में रखेंगे सराउंडिंग में, इस तरह से वो स्फेरिकल एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें दूसरा चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो इंटरेक्ट होते टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो ही केस पॉसिबल है। किसी भी बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तो खुद जाके उसको उठाना पड़ता है या फिर किसी को बोल के वो काम कंप्लीट करके लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है। देखो अगर ये चार्ज यहाँ से हिले बिना, अपनी पोजीशन चेंज किए बिना इन दोनों चार्ज के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस सराउंडिंग के स्पेस में इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कोई तो है जो इसका काम कर रहा है। तो इस इमेजिनरी जो भी रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स होते हैं जिनको अपन बस इमेजिन कर रहे हैं, तो वो इमेजिनरी है। इन इमेजिनरी रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स को बोला गया था लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोला गया था, लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैग्नेट प्रोड्यूस करता तो बोला जाता मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो होती क्या है, समझने के लिए यहाँ पे देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि सपोज कोई भी दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, हमने स्पेस में रख दिए, तो होगा क्या, देखो कि हमें मालूम है बेसिकली चार्ज के बारे में कि अगर चार्ज की पोलैरिटी सेम है मतलब चार्ज लाइक है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है मतलब अनलाइक है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज अगर मैं स्पेस में छोड़ दूंगा यहाँ पे प्लस क्यू नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर इसने जो भी पाथ फॉलो किया था उसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी जो पहले से इमेजिनरी है। लेकिन ये लाइन कैसी है, ऐसी लाइन है जिसके अलोंग फोर्स एक्ट हुआ था, मतलब ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई। फोर्स कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इतनी सिंपल कंसेप्ट है। मतलब देखो हम कंसेप्ट को लिंक कर रहे हैं, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था चार्ज को, फिर चार्ज का काम होता है सराउंडिंग की स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि दूसरे चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, एंड फोर्स एक्सपीरियंस करने से उनका वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज किए बिना दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उस स्पेस में होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया हमें सबसे पहले बोला था बाय सर माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। लाइन है जिसके अलाउंग चार्ज क्या करता है, दूसरे चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स एक्ट करता है, इसलिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कि क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंपलसरी एक्सटर्नल दूसरों की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज आती है जो कुछ खास ज्यादा काम की नहीं है, फिर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। हर बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है या फिर पाथ में एक दूसरे को मीट भी नहीं करती है। तीसरा, हर बार वो कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होगी या फिर एंड होगी तो कंडक्टर के सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और उसके बाद में जिसको आपको याद रखना है वो आती है फोर्थ नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है थ्रू इंसुलेटर। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको समझना है आपको, ठीक है। ये इंसुलेटर में से पास हो जाती है लेकिन कंडक्टर में से पास नहीं होती है। इसका रीजन देखो, जब भी लाइटनिंग गिरती है बारिश के टाइम, तो उस केस में क्या होता है कि आपको घर वाले बोलते थे कि पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एम्बुलेंस है, एसटी बस से वो रुकते नहीं है, वो बारिश में भी घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमने न्यूज नहीं पढ़ी कि बस के ऊपर एम्बुलेंस के ऊपर लाइटिंग फॉल हो गई। इसका रीजन यही होता है कि एम्बुलेंस या फिर बस के ऊपर लाइटिंग फॉल हो भी गई तो वो कंडक्टर से बनी है, तो लाइटनिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंटरसेप्ट करके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे, ट्री के नीचे खड़े रहेंगे तो केस अपोजिट है, बिकॉज ट्री क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पास होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ने के बाद और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है टॉपिक में जिसको बोला जाता है फ्लक्स। अब ये फ्लक्स इंट्रोड्यूस करने का बेसिक पर्पस क्या था, देखो सर माइकल फैराडे ने जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था तो इन इमेजिनरी लाइंस के नंबर चार्ज के सराउंडिंग के स्पेस में इतने ज्यादा थे कि उनको प्रैक्टिकली हर बार कंसीडर करना, स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए फैराडे ने बोला कि सारे लाइंस ऑफ फोर्स को कंसीडर मत करो, आप चार्ज के सराउंडिंग में जिस पर्टिकुलर एरिया के साथ डील कर रहे हो, जैसे कि इस एरिया के साथ मैं डील कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे और कोई चार्ज रखना है या फिर कोई बॉडी रखनी है एंड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है, तो फैराडे बोलता है कि बाकी स्पेस को छोड़ दो, जो स्पेस आपको रिक्वायर्ड है उतना ही कंसीडर करो, एंड इस स्पेस में से नॉर्मली मतलब मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री या फिर उसको अपन परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस में से पास होने वाले परपेंडिकुलर नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जो नंबर होंगे उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब देखो और सिंपल पार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता क्या है कि बेसिकली एक नंबर है किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, जो पास होता है नॉर्मली। लेकिन हर बार नॉर्मली भी नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, जो वेक्टर्स में पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक सरफेस एरिया है उसका नॉर्मल है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, एंगल थीटा है, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट हर बार cos थीटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल के अलोंग इसका कंपोनेंट लेते हैं e cos थीटा। E का मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करते हैं E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा या फिर E इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू ds, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, जिसमें E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ds मतलब एरिया, थीटा इज द एंगल, ठीक है। और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक का फ्लक्स। तो अब तक हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनका एक बेसिक पार्ट इंट्रोड्यूस किया है। चलो कॉमन फास्ट राइट डाउन।
अभी सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो प्रोसेस थी इसको ही एक्सप्लेन करने वाला और एक साइंटिस्ट था गॉस, जिसने पूरी कंसेप्ट सेम रखी, बस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए और एक सिंपल फॉर्मूला हमें बोला था phi equals to q upon epsilon। मतलब अगर कोई भी बॉडी है इस चार्ज को अगर एनक्लोज कर रही है, कंपल्सरी यहाँ पे केस क्या है कि जिस बॉडी के ऊपर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस बॉडी ने चार्ज को एनक्लोज करना चाहिए। मतलब कोई भी रैंडम शेप की बॉडी है, एक चार्ज q1 q2 वहां पे बाहर है, दूसरा चार्ज q3 अंदर है, तो q1 q2 का यहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं होगा, ठीक है। फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली q3 है, तो उस केस में बॉडी के ऊपर का जो भी फ्लक्स है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम यूज कर सकते हैं phi equals to q upon epsilon। अभी देखो phi का मतलब क्या है, अगेन फ्लक्स, q का मतलब क्या है, चार्ज, और यहाँ पे आपको एक न्यू कंसेप्ट दिख रही है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स, डायमेंशंस, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अभी ये जो नई कंसेप्ट आ गई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे क्योंकि आगे भी इसका काम पड़ेगा। तो अभी ये परमिटिविटी मतलब क्या होता है, वर्ड से आपको थोड़ी सी मीनिंग समझ में आ रही होगी। परमिटिविटी मतलब कितना परमिट हो रहा है, क्या परमिट हो रहा है कि पर्टिकुलर मीडियम में से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनको पास होने के लिए मीडियम कितना अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है, ठीक है। या फिर इसकी और एक डेफिनेशन बनती है एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो परमिटिविटी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, बस कांस्टेंट है मालूम होना चाहिए। तो इसके दो डेफिनेशन है, दो मीनिंग है। एक तो मीडियम की एबिलिटी कि वो कितने लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने के लिए अलाउ करेगा, या फिर एबिलिटी ऑफ द मीडियम कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। फिजिक्स में हम उसका नोटेशन यूज करते हैं ग्रीक अल्फाबेट इप्सिलॉन, ये इस तरह से दिखता है एंड ये इसको प्रोनाउंस करने के लिए इप्सिलॉन ऐसे अपन यूज करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक फार्मूला होता है इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इनटू इप्सिलॉन r, या फिर इसको इप्सिलॉन 0 इनटू k ऐसे भी लिखा जाता है। तो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे जो आपको इप्सिलॉन 0 दिख रहा है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद में ये जो K होता है, K का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इप्सिलॉन r है, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये K एंड इप्सिलॉन r नोटेशन एंड नेम डिफरेंट है, बाकी उनकी मीनिंग पूरी सेम होती है। K के बारे में आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बस याद करना है कि अगर एयर या फिर वैक्यूम बोला है तो उस केस में नहीं भी दिया तो K को 1 लेना है, एंड अगर मेटल दिए कोई भी तो उस केस में क्या होता है, K इंफिनिटी होता है, ठीक है। चलो राइट डाउन। ठीक है, तो देखो अब फ्लक्स का डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर बार हम जो कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे एक कॉमन कांस्टेंट होगा जो हमें हर बार यूज करना है, ठीक है। और वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस कांस्टेंट का पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है। बेसिकली क्या होता है फिजिक्स में, देखो कोई भी कभी भी कोई भी साइंटिस्ट कोई भी नई चीज एक्सप्लेन करता है तो वो प्रोपोर्शनली एक्सप्लेन करता है। जैसे न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉ के बारे में हमें मालूम है कि न्यूटन ने बस इतना ही बोला था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कांस्टेंट को रिप्लेस करके, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके हमें कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम वे हर टॉपिक में, हर कंसेप्ट में जो कांस्टेंट है वो अलग होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट था G, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैसे ही हर बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें एक ही कांस्टेंट यूज करना है और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसमें से 4 पाई मतलब क्या है, ये प्योर नंबर है। 4 मतलब नंबर है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इस 4 पाई को बोला जाता है सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर। तो होता क्या, देखो जब भी अपन कोई भी चार्ज स्पेस में प्लेस करता है तो वो अपने खुद के सराउंडिंग में पूरा स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो पूरा स्पेस इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका पूरा सॉलिड एंगल कंसीडर करते हैं, यानी 4 पाई कंसीडर करते हैं। इसके साथ में आ रहा है इप्सिलॉन, जिसको हमने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था, और इस 1/4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्लीकेबल है फॉर एयर या फिर वैक्यूम।
अगर और कोई भी मीडियम दिया जा रहा है तो आपको क्या करना है, उस मीडियम के के से मतलब डायरेक्टिव कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से अपन 1/4 पाई इप्सिलॉन इस कांस्टेंट का टॉपिक में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं।